चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये पेपर। और ये पेपर है आप सभी का अगस्त और सितंबर में 2016 का ही पेपर है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही फिर आप लोगों का एक दूसरा पेपर हो गया था। अभी आपने जुलाई का किया है, अगस्त सितंबर में फिर दोबारा सा पेपर इसका जो है हुआ था। तो यहाँ जो है आज हम लोग पेपर पे चर्चा करेंगे। ये सितंबर 2016 का पेपर है, ठीक है, 2 सितंबर को हुआ था। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि इंग्लैंड में किस कानून के द्वारा पहली बार चर्च की शक्तियों को उनसे लेकर राज्य को अंतरित किया गया है? सर दूसरा वाला स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स 1349। ओके, तो यहाँ जो करेक्ट जवाब हो जाएगा कि इंग्लैंड में किस कानून के द्वारा पहली बार चर्च की शक्तियों को उनसे लेकर राज्य को अंतरित किया गया था, तो वो स्टैट्यूट ऑफ लेबर्स है जो 1349 में लाया गया था। और यही जवाब आपका सही रहेगा। याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है मजदूर। अगर हम बात करते हैं तो मजदूरों का संविधिक कहा जाता है इसी को, या आप मजदूरों का कानून के अंतर्गत भी इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आया था 1349 में, 1349 में। एक आया था 1351 में भी, आपको दोनों को बताता हूँ। 1351 का है 1351 का, उसमें किंग एडवर्ड तृतीय जो थे, इन्हीं के तहत एक श्रम की कमी के जवाब में संसद द्वारा इसे बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि प्लेग मानकों से अधिक वेतन का अनुरोध और पेशकश करने की खोज में आंदोलन को सीमित करके श्रम बल को विनियमित करना था। तो एक प्रकार से वेतन वगैरह की चर्चा पर चर्चा, श्रमिकों को लेकर बात करना, ठीक है। यहाँ पर बात की गई थी मजदूरों को संविधिक में 1351 में, 1351 में। और एक है 1349 जो आपके सामने है। ये मजदूरों का एक प्रकार का अध्यादेश था और इसमें विशेष रूप से मजदूरी तय की और मूल्य नियंत्रण लगाया गया था। 60 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरे के सेवकों को लुभाने से मना किया गया इसमें, और कुछ शर्तें बताई गई। तो श्रम कानून की शुरुआत माना जाता है मजदूरों को अध्यादेश जो 1349 में आया था उसको। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में ब्लैक डेथ के प्रकोप के जवाब में अध्यादेश को जो है जारी किया गया था इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड मतलब यूके, ब्रिटेन की कृषि अर्थव्यवस्था में जीविका श्रमिकों को भारी मांग छोड़ दी थी। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि चर्च की शक्तियों को उनसे लेकर राज्य को अंतरित किया गया, तो वो जो है स्टैट्यूट ऑफ लेबर्स है। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर इसको एडवर्ड टी कानून भी बोलते हैं ना? कौन सा कानून? एडवर्ड टी नहीं, जो 51 का है उसे बोलते हैं एडवर्ड 3। हाँ, जो 51 का है उसे। हालांकि ये इंग्लैंड के एक राजा का नाम बता रहे हैं जो एडवर्ड 3 है ना। हालांकि उसको जो है इन्होंने जारी किया था, ना कि इस कानून को जाना जाता है, लेकिन जो 51 का कानून यहाँ पे मैंने बताया उसको जाना जाता है। एडवर्ड 3 इंग्लैंड के राजा थे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे और नेक्स्ट हमारे सवाल सामने हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो पुअर लॉ है ये 1601 का। तो हालांकि ये भी इंग्लैंड का ही है। तो ये गरीबी राहत अधिनियम था 1601 का, और यहाँ संसद का एक अधिनियम माना गया। इसमें गरीबों के राहत के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसे एलिजाबेथन गरीब कानून के रूप में जाना जाता है। तो 43वां एलिजाबेथन या ओल्ड गरीब कानून 1601 में पारित किया गया।
इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक खराब कानून की व्यवस्था भी बनाई गई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट रहेगा यहाँ पे, परंतु इसके बारे में भी जाने रहो कि ये भी यूके का ही है, गरीब राहत के संबंध में है। 43 एलिजाबेथन के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने आता है इमरजेंसी अप्रोप्रिएट एक्ट आता है। इसे 1935 का राहत विनियोग अधिनियम कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की भूमिका पाई जाती है, यानी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हें रूजवेल्ट की ही नई डील के एक भाग के रूप में इसको पारित किया गया। और एक सार्वजनिक कार्यक्रम था ये, जिसमें वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोक निर्माण प्रशासन, पुनर्वास, राष्ट्रीय युवा प्रशासन और अन्य सहायता कार्यक्रम जो है इसमें चलाया गया था। तो आपातकालीन राहत विनियोग अधिनियम है ये, और यह अधिनियम 1935 का है। सदन में इसको पेश किया गया। 8 अप्रैल 1935 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए थे। इसको भी आप ध्यान रखिए। इसमें सक्षम श्रमिकों को कल्याण प्रदान करना था, बेरोजगारों का मनोबल जो गिरा हुआ था उसको एक प्रकार से उठाना था, बेरोजगारों के कामों की राहत को प्राथमिकता देनी थी एक प्रकार से। ये अमेरिका का था ना सर? जी ये अमेरिका का था ना? यह अमेरिका का था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आता है लेबर एक्सचेंज एक्ट 1909 का। इसमें बेरोजगारों को रोजगार खोजने में मदद करता था। ये बेरोजगारों को रोजगार खोजने में मदद करता था ये लेबर एक्सचेंज एक्ट, श्रम विनिमय अधिनियम कहते हैं इसको, 1909 का। राज्य द्वारा वित्त पोषित श्रम विनिमय का निर्माण देखा गया इसमें। और इन सरकार द्वारा जो वित्त पोषित श्रम है, एक्सचेंजों के निर्माण से पहले श्रमिकों और स्वयं नौकरियों की तलाश करनी होगी। इन सभी चीज़ों पर गतिशीलता में सुधार करना, श्रम विनिमय कार्यबल की सूची बनाना, ठीक है, लोगों को एक प्रकार से जो है यहाँ पे कानून का विरोध जो कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ट्रेड यूनियन है उन वहाँ पे अगर बात करें तो कानून द्वारा उनकी सौदेबाजी की शक्ति को जो कम हो जाएगी, तो देश के दूर के हिस्सों से सस्ते श्रमिकों की भर्ती करवाना भी इसी के अंतर्गत था। तो लेबर एक्सचेंज एक्ट 1909 ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और दूसरा सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। यहाँ पे मैंने सभी के ऑप्शनों के बारे में बता दिया है आप सबको, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जरा मुझे बताइए, समेकित समाज, ठीक है, समेकित समाज कार्य का लक्ष्य है। देखिए, समेकित समाज कार्य का लक्ष्य तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास हेतु लोकतांत्रिक नियोजन द्वारा कल्याणकारी राज्य की समाज की स्थापना करना था। और समाज कल्याण प्रशासन न केवल संस्था के कार्यों को संपादित करता है, बल्कि वह संस्थाओं को निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ज़रा देखते हैं, समुदाय के प्रत्येक सदस्य की समृद्धि और विकास की बात करना, इसका लक्ष्य की बात कर रहा है। समुदाय के अंतर समूह को समृद्धि का विकास, संपूर्ण समुदाय की अभिवृद्धि और विकास, उपर्युक्त सभी की एक साथ समृद्धि और विकास। तो मैं आप लोगों से कहूँगा डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो 4 है यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है।
थर्ड आपसे कह रहा है कि सामाजिक समूह कार्य का तत्व है, कौन कौन सा तत्व है सामाजिक समूह कार्य का? ऑप्शन 4 सभी हो जाएंगे ना सर? सभी सर। ओके, सामाजिक समूह कार्य के तत्व है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो तत्व की बात कर रहा है सामाजिक समूह कार्य में, तो इसके अंतर्गत समुदाय की स्थापना करना, संस्था के कार्य का उद्देश्य, संस्था के कार्यक्रम की सुविधा देना, समूह की विशेषताओं को बताना, समूह के कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा, स्वयं की निपुणता और जो है सक्षमताओं से बात करना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सामाजिक प्रकार में वृद्धि करना भी हो जाएगा, सो उद्देश्य समूह अनुभव भी हो जाएगा, व्यक्तिक और समूह की अथवा समुदाय की समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से निपटारा करना और निर्देशित समूह अंतःक्रिया की भी बात करना। तो यहाँ पे सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 4 आवाज़ आपके पास ज़्यादा तो नहीं जा रही है? नहीं सर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आप लोगों को? नहीं सर ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं। विल एक ओके, क्या लिखा हुआ है? कर देते हैं। थ्योरी ऑफ विल। ऑटो रैंक ही होगा। ऑटो रैंक ही होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे जो थ्योरी के बारे में बात की जा रही है, एक सिद्धांत के बारे में, वो वही चिकित्सा जिसको विल थेरेपी के नाम से जानी जाती है ना? विल थेरेपी के नाम से जानी जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ऑटो रैंक। क्या नाम है उसका? ऑटो रैंक। हाँ, तो विल थेरेपी ही है ये, ठीक है। उसको थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धांत भी उसने दिया था, ठीक है। विल थेरेपी ये ऑटो रैंक के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है उसी में बताया गया है, ठीक है। और ये ऑटो रैंक ने इसमें क्या बोला है पता है आप लोगों को विल थेरेपी में? सर एक बार याद करो। आप बता एक बार आप अपनी खुद की इच्छा से निर्देशित जो भी आंतरिक और बाहरी जो क्रियाकलाप हो रहा है उस पे नियंत्रण करना, नियंत्रित होना, और साथ ही साथ क्लाइंट की जिम्मेदारी को संभालने की जो मुक्ति करने की बात, या उसे अपनी जीविका चलाने के परिप्रेक्ष्य में जीवन की जो उसकी दिनचर्या है उसको सही तरीके से डेवलप कर सके, सही तरीके से उसको चला सके, समाज के मुख्य धारा से वो जुड़ सके, क्रिएटिव सोच बना सके, सृजनात्मक क्रियाविधि जो है या क्रिएटिव एक्टिविटी जो है उसको कर सके, रिलेशन सही तरीके से वो अदर व्यक्तियों के साथ एक प्रकार से जो समाज का व्यवहार है वो सही तरीके से लागू कर सके अपने जीवन में। इन सभी चीज़ों की बात करता है विल थेरेपी। ये सारी, हाँ, ये सभी जो बातें मैंने बताया आपको ये विल थेरेपी ही है। और थेरेपी के जो स्टेप होते हैं काम करने का, सबसे पहले प्रारंभिक चरण होता है जहाँ पे पहचान वगैरह करते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में। ठीक उसी तरीके से विल थेरेपी में भी ये लागू होगा। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो उसके आगे की प्रक्रिया में हम जब चलते हैं तो वहाँ पे शोध करते हैं, खोज करने की बात करते हैं, दूसरी प्रक्रिया बन जाती है यहाँ पर। और जो तीसरी बनती है वो आपकी क्रिया से बनती है। खोज करने के बाद क्या बनता है? क्रिया होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले आपका अध्ययन, दूसरा खोज, तीसरा क्रिया, ये 3 जो स्टेप होते हैं थेरेपी के, विल थेरेपी में लागू होता है ऑटो रैंक के। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक समूह कार्य का प्रारूप नहीं है, एक उपचारात्मक है, एक मध्यस्थता है, एक विकासात्मक है, एक सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होना चाहिए? सर दूसरा है पर नहीं पूछा है तो, लेकिन ऑप्शन तो अलग है।
सामाजिक समूह कार्य का प्रारूप। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताएं, यहाँ पे इसने पूछा है सामाजिक समूह कार्य का प्रारूप, है ना। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल कौन कौन से होते हैं? एक सामाजिक लक्ष्य का होता है, उपचारात्मक होता है, पारस्परिक होता है, विकासात्मक होता है, समस्या मॉडल्स समाधान का ऑफ होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। और सॉरी सर, आप समूह कहते हैं इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये क्षेत्र विकास का सिद्धांत उसमें परिवेश विकास या क्षेत्र विकास में है, समझ तो के नियोजन का वहाँ सिद्धांत पे उसमें है। क्या ये खिचड़ी पका रही हो इसमें? मैं मॉडल्स पूछ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। एक है रोथमैन, लोकलिटी बात करता है, सोशल प्लानिंग की बात करता है, सोशल एक्शन की बात करता है कि नहीं? बताओ। हाँ, एक अगर हम बात करते हैं, हाँ अगर हम बात करते हैं आगे मॉडल्स में, तो वहाँ पे रोथमैन के साथ रोस का भी नाम आता हाँ, है ना, सिद्दीकी कब है। सिद्दीकी का भी नाम आता है मॉडल्स में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रश्न पूछा है कि सामाजिक समूह कार्य के मॉडल्स, इंग्लिश देख लो एक बार, यहाँ पर आपके सामने है मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। और जब आपका पिछली टाइम जब ये पेपर हो रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को ये भेजा भी था। कुछ बच्चे अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने उनको बताया भी था उस समय। मैंने कहा कि ये नोट कर लो, ये लास्ट समझ लो। आप लोग आज देख रहे हैं, आज के बाद नहीं देखेंगे ये पेपर क्वेश्चन, और ये श्योर है कि आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि एक तो आप लोगों को बता दूँ, ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर मॉडल। अमंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क अमोंग मतलब उनके बीच में है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो आपको मालूम है एक सोशल गोल मॉडल है, आपको मालूम है रेमेडियल मॉडल है, आपको मालूम है डेवलपमेंटल मॉडल भी है, और एक जो देखिए, ये हालांकि वहाँ पे हमने मॉडल के बारे में इसके पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आपको अगर बताऊँ, जैसे मध्यस्थता भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट वाला प्रक्रिया बनाता है, एक समस्या को समाधान करने वाली प्रक्रिया बनाती है। तो हम इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको उपचारात्मक मॉडल भी कह सकते हो, और या तो आप उसको नाम भी दे सकते हो समस्या समाधान की प्रक्रिया भी। तो जो रोथमैन पॉपेल का नाम आता है वो सोशल गोल मॉडल में आता है, सन 1966 में आता है। एक आपका रेमेडियल करके मॉडल था, और यहाँ पे दिया गया है विंटर, आरडी का नाम आता है, आपने सुना ही होगा आरडी विंटर, जी सर। और 1957 में आता है। एक डेवलपमेंटल मॉडल आता है, आपने इसका भी नाम सुना होगा, डेवलपमेंटल हाँ, मॉडल। ये बेरोस्टीन का हाँ, वैज्ञानिक नाम था बेरुस्टीन का शायद। नाम आ जाता है, सन 1955 में आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल की बात अगर हम लोग जब करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है पार्लियामेंट का नाम, जो 1957 में दिया है, ठीक है ना। ये हालांकि अल्पोर्ट ने भी एक मॉडल दिया था, साइकोथेरो जो है थेरेपी के माध्यम से। हाँ, मॉडल, बिल्कुल 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 सही जवाब। तो इसने पर्सन फोकस्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इसी के मॉडल को ही, अल्पोर्ट के मॉडल को ही, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक रेसिप्रोकल आता है, स्विट्स करके नाम आता है उसका, सन 19, हाँ स्वार्ट्स, हाँ स्वार्ट्स, हाँ स्वार्ट्स करके नाम आता है। तो ये नाम जो आता है 1961 में आता है, ये भी एक मॉडल है, और ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हिंदी में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखें, विच अमंग द फॉलोइंग आर मॉडल सोशल ग्रुप वर्क का, तो आप ऑप्शन 4 को लगाएंगे, राइट या नो? सही है गलत बताओ? भी ऑप्शन नहीं है फिर इतना कौन सोचेगा, लेकिन अगर ये ऐसे समझ में तो नहीं आएगा ना मीडिएटिंग, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे मेरी बात तो समझो, विच अमंग द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य के मॉडल हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा।
लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके हिंदी में, तो हिंदी में प्रश्न गलत आया हुआ है। हिंदी में प्रश्न गलत आया हुआ है। इसमें पूछा है कि सामाजिक समूह कार्य का प्रारूप नहीं है, जो कि प्रारूप नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ नहीं आया का? तभी तो ऑप्शन नहीं है ना, अगर होगा तो भी उसमें दो को छोड़ के ऑप्शन नहीं है ना, एक तीन चार हो जाता तो सही हो जाता। हाँ चारों ऑप्शन आएंगे सर, चारों ऑप्शन आएंगे। बिल्कुल। पे यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि सारे प्रारूप हैं और नहीं नहीं यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में सही है। हिंदी में हाँ, इंग्लिश में सही है, हिंदी में नहीं लिख दिया है, मिस प्रिंटेड है। ठीक है, ये गलत है ना। लेकिन अब ऐसी समस्या आप लोगों के सामने 2022 में नहीं आएगी। हिंदी के नीचे तुरंत इंग्लिश रहता है, आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको तुरंत दिख जाएगा, है ना। फोकस करेंगे तो तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, ये समस्याएं थी 2016 में, समझ रहे हो ना। इस प्रश्न के बारे में बताओ आप लोग जरा, निम्नलिखित में से कौन विवाह का एक प्रकार नहीं है? मीशु गायन। चलो देखते हैं थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी आप लोग इंग्लिश थोड़ा आप लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। ठीक है, चलो अच्छा बताइए जरा, पोलिजीमी क्या होता है? सर जब एक पुरुष ना कई सारी महिलाओं से शादी करता है तब पॉलिसी। ओके, इसका मतलब आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से। यहाँ अगर हम इसके बारे में अर्थ निकालने की बात करते हैं तो क्या बताता है कदम सर? क्या बताता है? बहुविवाह बताता है ना, कि एक पुरुष की, हाँ, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां अगर जब होती हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बहुपतित्व बोलते हैं। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक है मोनोजेमी करके। देखिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रखा है, इसलिए आप मुझे बताएं, बताओ। एक ही बार विवाह करने की प्रथा, एक पतित्व विवाह या एक पत्नित्व विवाह, ये विवाह सबसे अच्छा। आगे बात करते हैं। देखिए ये एग्ज़ाम में आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये ज़रूर आप लोगों से पूछा जाएगा। ये श्योर है कि ना पेपर में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए, पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। एक आपके सामने आ गया पॉलीमोरी करके। पॉलीमोरी क्या होता है? बहुविवाह। वो भी बहुविवाह है, हाँ। क्यों सर? बिल्कुल पॉलीमोरी मतलब बहुविवाह होता है। अब बहुविवाह पत्नी भी कर सकती है और पति भी कर सकता है, ऐसी बात यहाँ पे बताई जाती है पॉलीमोरी में। पॉलीएंड्री होता है ना। हाँ वही पॉलीएंड्री, पॉलीमोरी, बात वही है शब्दों का। टोटली मिला जुला के इसका अर्थ होता है बहुविवाह। इसका क्या अर्थ होता है? बहुविवाह। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आपके सामने दिख रहा है मिसोगेमी करके। मिसोगेमी क्या चीज़ सर? स्त्री जाति से द्वेष करना। सही बताया, स्त्री जाति से द्वेष करना, याद रखिए। बढ़िया जवाब दिया आपने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नॉट है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही रह गया। किस वैज्ञानिक ने समाजों को सरल, यौगिक, 2 गुना यौगिक और 3 गुना यौगिक के रूप में वर्णित किया है? इंग्लिश देखना चाहोगे? सिंपल, फिर उसके बाद कंपाउंड, फिर उसके बाद डबल कंपाउंड, फिर ट्रिपल कंपाउंड। इस तरीके की बात करने वाला कौन है?
सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड। अगस्त काम पे लग रहा है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम लोग बात करते हैं ना, का सही जवाब हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। स्पेंसर सर। क्या नाम आएगा इनका? हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल, यौगिक, 2 गुना यौगिक और 3 गुना यौगिक, इनके रूप में इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, अभी मैंने एक सवाल आप लोगों को शायद याद होगा, अभी भूले नहीं होंगे आप, हाल ही में पढ़ाया मैंने, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने साफ शब्दों में बोला भी था, उसका जो शब्द है भौतिक विश्व है, जैविक सजीव है, मानव मन भी है, मानवीय संस्कृति है, समाज को क्रमिक विकास के रूप में ये उत्पन्न होता है। 4 शब्द मैंने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर का है ये, ठीक है, याद है। इसी हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी प्रक्रिया के जब आगे बढ़ाता है समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्रमिक विकास के सिद्धांतों को लेकर, तो समाज के जो 3 चरण के या उसके सामान्य नियम के रूप में जो देखा गया है वो कुछ इस टाइप के देखा गया है। सरल के रूप में, यौगिक के रूप में, 2 गुना यौगिक और 3 गुना यौगिक, मतलब पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, इस क्लासिफिकेशन में ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है इस प्रक्रिया में। याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का यह किताब है, यह एक प्रकार कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जिसने बताया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव वैज्ञानिक में उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार में भौतिक विश्व, सजीव, जैविक और मानव मन और मानवीय संस्कृति। हर्बर्ट स्पेंसर, राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। सर इसका ईयर भी आता है क्या? नहीं, ईयर नहीं है सर, कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, इसने क्लासिफिकेशन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सेरोकिन के समाज के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप सबको बता दूँ, सेरोकिन का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है जी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। दूसरा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, एक है उद्भवात्मक, एक है संवेदनशील, एक है विभिन्न दर्शनग्राही, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, एक है आदर्शवादी। यहाँ शब्द है अवधारणा सेरोकिन के समाज के वर्गीकरण से संबंधित नहीं था। ऑप्शन बी। देखिए यहाँ अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन को लेकर, तो सामाजिक परिवर्तन में आपको बता दूं कि मानव समाज भी उसी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन मान लिया था। तो यहाँ जैसे भावात्मक की बात कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आइडिया से संबंधित हो रहा है कुछ, आइडियस जो है आइडियाशनल, और संवेदनशील यानी सेंसिटिव की बात कर रहा है। विभिन्न ग्राहिक मतलब इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, आदर्शवादी का मतलब आइडियलिस्ट की बात कर रहा है, आइडियलिज्म की बात कर रहा है। तो जो समाज के वर्गीकरण के संबंधित है वो आप ध्यान रखिए, एक उद्भवात्मक, एक संवेदनशील, एक आदर्शवादी, और समाज का वर्गीकरण से संबंधित नहीं है समाज के वर्गीकरण में, और ये सेरोकिन ने बताया, वो है आपका इलेक्ट्रिक यानी विभिन्न दर्शनग्राही। तो मतलब जो विभिन्न प्रकार के दर्शन वगैरह हैं, या जो विभिन्न प्रकार के जो शब्द आए हैं, जो एक्वायर किए गए हैं बाद में, ठीक है, बनाए गए हैं जो आलोचना के माध्यम से, उनको ये जो है प्राथमिकता नहीं देते हैं अपने समाज में, ठीक है। तो सामाजिक संगठन यानी समाज के ढांचे से है, उसके कार्य से, घटना से है, घटित से, विभिन्न दर्शन ग्राही के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये जब हम देखते हैं इसके सिद्धांतों में, तो एक उद्विकास का सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था,
उस पर उसने आलोचना की। चक्रीय सिद्धांत है जो पैरेटो, स्पेगलर और टैनबी और सेरोकिन इनका नाम आता है। संघर्ष का सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स, डोरेंडॉर्फ, कोजर और वेबलेन का नाम आता है। प्रकारात्मक का सिद्धांत पूछता है तो मैक्स वेबर, दुर्खिम, मर्टन और पार्सन्स का नाम आता है ना। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसी सिद्धांत में ही, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में ही ये बातें कही गई थी समाज को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। सामाजिक न्याय का के लक्ष्य इनको बढ़ावा या प्रोत्साहन देता है। जी, सामाजिक न्याय सही है, सामाजिक सुरक्षा भी है, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी है, सामाजिक क्रिया भी है। तो सभी तो हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक प्रतिरक्षा संबंधित है। सामाजिक प्रतिरक्षा संबंधित है। सामाजिक प्रतिरक्षा में क्या सीमा पार आतंकवाद से सामाजिक प्रतिरक्षा संबंधित है? ये नहीं है। नहीं। ठीक है। तो अनैतिक व्यापार के दमन से सामाजिक प्रतिरक्षा से संबंधित है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग के रोकथाम और नियंत्रण से है, और जो बुजुर्गों के संरक्षण से है। सीमा पार आतंकवाद से नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए बी सी, थर्ड वाला करेक्ट है आपका। थर्ड आपका सही है। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। वर्ष 1989 में शिकागो में स्थापित हल हाउस के सह संस्थापक थे। ऑप्शन बी, हाँ सर। जेम्स एडम्स कहीं अगर ऑप्शन में आए उनका नाम अवश्य लगाइए। किसी ऑप्शन में जेम्स एडम्स है, सभी में है। इसमें भी है जेम्स एडम्स, इसमें भी है, इसमें भी है। सर एलन गेट स्टार जिसमें है ना वही होगा ना। अब दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे जो लॉरा जेम्स एडम्स हैं, जेम्स एडम्स ये सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सार्वजनिक प्रशासक भी रह चुके हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य और महिलाओं के मताधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में विश्व शांति की वकालत भी की है। इन्होंने ही शिकागो के हल हाउस की सह स्थापना की है, जो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध बस्तियों में से एक माना जाता है। हालांकि सन 1910 में एडम्स ने जो एडम्स को कला की मास्टर डिग्री, कला में इन्होंने जो है मास्टर डिग्री प्राप्त किया, और स्कूल में जो है उपाधि प्राप्त करने से पहले उन्होंने जो है उपाधि प्राप्त की, और 1920 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की इन्होंने स्थापना भी की। लॉरा जेम एडम्स एक फीमेल हैं, याद रखिएगा सभी लोग, और सार्वजनिक बुद्धिजीवी पर काम किया, समुदाय आयोजन पर काम किया, राजनीतिक नेता के रूप में काम किया, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, है ना। इन सारी चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आता है एलन गेट स्टार का। व्यवहारिक और जो है व्यवहारिक और सार्वजनिक दार्शनिक के रूप में, ठीक है, दार्शनिक के रूप में भूमिका अगर हम बात करें प्रारंभ के दौरान में समय में, उनके साथ गैलन गेट्स स्टार एक नाम है, इनकी भी भूमिका हमें हल हाउस में देखने को मिली थी। ठीक है, हल हाउस में इनकी भी भूमिका देखने को मिली थी, याद रहेगा। ठीक है, बोलिएगा मत, ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पर।
वर्ष 2014 में वैश्विक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य का केंद्रीय भाग नहीं था? समाज सेवा। समाज सेवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आ रहा है समाज सेवा। वर्ष 2014 की वैश्विक परिभाषा के अनुसार समाज कार्य का केंद्रीय भाग नहीं है, समाज सेवा के अंतर्गत बताया गया। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे ना, सिंपल सी बात है, लॉजिक भी लगाते हैं, तो समाज कार्य एक व्यवसाय है जहाँ सामाजिक न्याय, विविधता और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होता है। समाज सेवा है, लोगों को सेवाएं नहीं चाहिए, लोग को जागरूकता चाहिए, लोग जागरूक हैं, लोगों को संसाधन चाहिए, है ना, उनको स्वतंत्र बनना है ना, आदि नहीं बनना है, उनको स्वतंत्र बनना है। और ये केंद्रीय भाग नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बताइए 13 COPSO। ऑक्सो। ओके, 2013। देखिए यहाँ पे 2012 आएगा ना। अधिनियमित 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा वर्ष अधिनियमित पारित। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, भारत में बाल यौन शोषण कानून जो भारत के लिए बनाया गया था, यहाँ पे चर्चा की जाती है अगर आपसे कि किस वर्ष लागू किया गया, तो आपका जवाब आता है कि भाई वह वर्ष लागू किया 2012 का, 2012 में। और ये विधेयक के रूप में एक अधिनियमित में पारित हुआ था 2013 नहीं, 2011 में होगा। पारित तो 12 में हुआ, लागू 13 से हुआ। देखिए, भारत की जो संसद में 22 मई 2012 को बाल यौन शोषण के संबंध में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का एक संरक्षण विधेयक पोस्को 2011 को एक अधिनियमित में पारित किया गया था 2011 में। और सरकार द्वारा कानून के अनुसार बनाए गए जो नियम थे, उन नियमों को भी नवंबर 2012 में अधिसूचित किया गया और कानून लागू करने के लिए उसे तैयार किए गए, है ना। अधिक कड़े कानूनों की जो है कई बार इसकी मांग भी की गई है, मतलब मांग की गई है। मैं आप लोगों से कहूँगा ना, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई। जैसे थर्ड ए नहीं समझ में आया फिर से बोल दूँ, फिर लिख लोगे, लिखना है तो। तो इसी 2012 बताना है। अधिनियमित कौन बता रहा 2012? गूगल। देखो, बच्चों का संरक्षण के संबंध में है, ये अधिनियमित किया गया है। संरक्षण विधेयक पारित कब हुआ? तो 2011 में तो पारित हुआ है। नवंबर 2012 में अधिसूचित किया गया है, कानून को तैयार किया गया, लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा। 2012 अधिनियमित की बात हुआ है। निर्भया के बाद बना था ना कानून पर। नहीं, संरक्षण विधेयक लेकर बार बार बोल रहा हूँ, आप समझो, कोशिश करो। यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण विधेयक 2011 को एक अधिनियम में पारित किया गया और फिर सरकार द्वारा कानून के अनुसार बनाए गए नियमों को भी नवंबर 2012 में अधिसूचित किया गया और कानून लागू करने के लिए इसको तैयार फिर किया गया। तो कानूनों के लिए कई बार इसकी मांग भी की गई थी। तो ये अधिनियमित पूछ
पूछा ना सर, अधिनियम किया गया तो 2012 सर ये आप विधेयक पारित का अगर पूछता तो सर अपन 11 लगाते ना। अधिनियम किया गया पूछा ना सर। लागू अगर विधेयक पारित का आ जाता तो 11 हो जाता। अधिनियमित। चलो अच्छा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या दे रहा है किताब में? किताब में क्या दे रहा है? 2012 ही दे रहा है। अच्छा अच्छा, 2012। 2012 होता है। ओके ओके, सभी जगह 2012। चलो मैंने विधेयक, चलो अब तो याद हो जाएगा ना विधेयक को लेकर। विधेयक, हाँ सर, विधेयक पारित होगा तो 11 आ जाएगा। विधेयक 11। अधिनियम बना है वो 12। ठीक है। निम्नलिखित गृहों में से कौन सा गृह किशोर न्याय अधिनियम 2015 का भाग नहीं है? आश्रय नहीं होगा सर। सर संरक्षित संरक्षित जो गृह है ये नहीं होगा ऑप्शन सर नंबर। संरक्षा गृह तो सर है सर। अरे संरक्षित क्या होता है? कौन सा गृह होता है बताना। सुरक्षा प्रदान सर, सुरक्षा प्रदान संस्थान है ना, तो उसको संरक्षित गृह भी तो बोलते हैं। प्रोटेक्टिव वो नहीं होम, होगा। प्रोटेक्टिव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में शेल्टर होम हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, स्पेशल होम हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही तो बता रहा है, क्या गलत है? प्रोटेक्टिव होम थोड़ी ना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है ना, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में। ठीक है, यह आपका घर नहीं आएगा प्रोटेक्टिव होम। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को सुधार गृह माना जाता है ना, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट। तो उस एक्ट में घरों की बात किया गया, कौन कौन से घर की बात की, उस एक्ट में थोड़ी ना बात किया गया है इसका। उसमें ऑब्जर्वेशन का है, शेल्टर का है और स्पेशल है, बस ये है। कर्ट लेविन रिलेटेड बताओ किससे? फील्ड थ्योरी से, है ना। ठीक है, बताओ WS गोसेट का डेवलपमेंटल क्या है टेस्ट? टी टेस्ट है, और क्या? जेड टेस्ट, टी टेस्ट। हाँ, यू टेस्ट नहीं है, यू टेस्ट नहीं मैडम। WS गोसेट डेवलप्ड टी टेस्ट। तो ये गोसेट एक विद्वान है, इसने टी टेस्ट को डेवलप किया है। गोसेट स्टूडेंट पर हालांकि ये भी आधारित है, ऐसी नहीं कि स्टूडेंट, स्टैटिकल पर आधारित है। ठीक है, स्टूडेंट विच एक्सप्लेन वाई इज नेम। तो मैं आप लोगों से कहूँगा विलियम गोसेट का नाम लगाइएगा, सिल्ली गोसेट। कर जवाब हो जाएगा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए आगे 17। जिस प्रकार में सामाजिक क्रियात्मक के भंग होने के कार्यात्मक और अवेक्षणात्मक कारकों को समाप्त किए जाने के प्रयास कराते हैं, वो क्या? जिस प्रकार में सामाजिक क्रियात्मकता के भंग होने के कार्यात्मक और अवक्षेणात्मक कारकों को समाप्त किए जाने का प्रयास करते हैं। विकासात्मक, रोगनाशक, पुनर्वासात्मक और शैक्षिक। पुनर्वास लग रहा है सर। देखो, अगर हम बात करें सामाजिक क्रियात्मकता के भंग होने के कार्यात्मक और अवक्षेणात्मक कारक, इसकी इंग्लिश देखते हैं ना, इंग्लिश देखते हैं। फैक्टर की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंटल, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशनल। अच्छा, एक ये क्या लिखा हुआ करेक्टिव, क्या ये फंक्शन? तो ये एक प्रकार का उपचारात्मक प्रक्रिया है ना। हाँ, ये कौन सी प्रक्रिया है? उपचार की प्रक्रिया। हाँ, उपचारात्मक प्रक्रिया। तो मैं आपसे कहूँगा तो यही सही है। रोगनाशक का मतलब होता है उपचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही है।
कारणात्मक में भी यही प्रक्रिया और अवक्षणात्मक भी कारकों का भी समाप्त करने का यही सबसे बढ़िया शब्द है। रोगनाशक या उपचारात्मक प्रकार, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, यानी 4। इकाई जनसंख्या का समजातीय उपसमूह में विभाजन है। अच्छा, 18 का स्त्रीकृत, ओके, ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, स्त्रीकृत निदर्शन है ये। किसने निष्पत्ति प्रबंधन के लक्ष्य निर्धारित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है? बहुत सारे फैक्ट है, रुकिए 1 मिनट में। कोई बात 2019 तक है ना? सारे पेपर है मैडम, सारे पेपर मिल जाएंगे। आप एनटीए की साइट पे एक बार जाओ तो चेक तो कर लो, चेक करो, आप देखो सारा साइट पेपर मिलेगा आपको। सारे क्यों पीवाई क्यों ही है। देखिए, किसने निष्पत्ति प्रबंधन के लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? अब निष्पत्ति प्रबंधन आपको ध्यान रखना है, E.A. लॉक का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 को इंग्लिश देखेंगे हम लोग, है ना। ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कभी, है ना। द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, किसका नाम आएगा? लॉक का। पता ये क्या है? कितने लोग जानते हो ये? व्हाट इज़ गोल सेटिंग थ्योरी? गोल सेटिंग थ्योरी, अच्छा आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा, गोल सेटिंग थ्योरी इसी का नाम आता है, ठीक है, लॉक का ही नाम आता है। ये सभी लोग ध्यान भी रख लीजिएगा आज से। क्या होता है ये पता है आप लोगों को? किसी ने कभी सुना है इसका नाम वगैरह कि नहीं सुना है लॉक का? देखिए, ये आपको बता दूं मैं, ये प्रदर्शन एक प्रकार का प्रबंधन प्रणाली लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत है। इसने एक बात कहा था कि लक्ष्य भविष्य के मूल्यवान परिणाम को संदर्भित करता है। लक्ष्यों की स्थापना सबसे पहले और एक विसंगति पैदा करने वाली प्रक्रिया है, और यही बात लोके ने कहा है। यही बात लोके ने कहा है, इसलिए आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये एक सिद्धांत है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, 2006 की प्रक्रिया है ये। लोके ने जो बात यहाँ पे सिद्धांत प्रणाली की बात किया है, यहाँ पे 2006 आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। 2006 ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। कब ये लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत बताया? 2006 में। अस्पष्टता, चुनौती और प्रतिबद्धता, फीडबैक, कार्य प्रणाली। तो अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ ले कि 5 ऐसे बुनियादी सिद्धांत लौके का बताइए जो बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, तो आप बता दीजिएगा 2006 का। नंबर 1 अस्पष्टता बताइएगा, नंबर 2 चुनौती बताइएगा, ठीक है, नंबर 3 बोलिए प्रतिबद्धता बताइएगा, नंबर 4 फीडबैक बताइएगा, नंबर 5 जटिलता बताइएगा। ये 5 पॉइंट है लौके का। क्लियर हो गया? लास्ट क्या बताया सर? कार्य जटिलता, कार्य जटिलता, हाँ हाँ, कार्य जटिलता। क्या सर? जी क्या पूछ रहे हो? पांचों फिर से रिपीट करें। 5 बुनियादी सिद्धांत हैं लॉक के: अस्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, फीडबैक और कार्य जटिलता। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग करने वालों को सहायता प्रदान करने वाली समुदाय आधारित सेवाओं में शामिल है। नारकोटिक,
यही तो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो अदर 3 ऑप्शंस है एक बार उनके बारे में भी बता दीजिए अगर इम्पोर्टेंट है तो। आठ होंगे, किसी ऑप्शन में आते नहीं, ये यूनिक है, कहीं ऑप्शन में आए भी नहीं है, परंतु हाँ, देख लेकिन लेते हैं। मैंने नाम पहली बार ही देखा। ओके, देखिए यहाँ पर एक विद्वान है आर्टुंग से, इनका नाम रिसर्च समाज कार्य शोध में आएगा। इनका नाम कहाँ पर आएगा? समाज कार्य शोध में आएगा। समाज कार्य के रिसर्च में बहुत सारे विद्वान आते हैं, अलग अलग तरीके से अपने समाज कार्य शोध में जो है चरण बताते हैं, स्टेप बताते हैं, अपनी थेरेपी बताते हैं, तो उसमें इनका नाम आता है आर टुंग का नाम, आर टुंग का नाम, ठीक है। आर टुंग बेसिकली जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में इनकी एक किताब आई थी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करके, आर टुंग की, आर टुंग की। नोट करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई। जब पूछ ही रहे हो तो आप नोट भी करते रहिएगा, ऐसे नहीं कि मैं बता देता हूँ और पता चले कि आप लोग नोट ही नहीं कर रहे हैं। नोट कर रहे हो ना? बस ठीक है, तो बढ़िया से। उसके बाद एक आते हैं फैंस, इनका क्या नाम है? एफ नाम भी बड़ा अलग है ना, थर्पे थर्पनावास। ये कल्चर की बात करते हैं जी, कल्चर को लेकर इन्होंने आया, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दिया है इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दिया है, ठीक है। ट्रम्पेनार, ट्रम्पेनार संस्कृति के 7 आयाम बताए हैं, संस्कृति के 7 आयाम बताए हैं। क्या नाम इनका है? ट्रम्पेनार, नार, इसको नार, नाव, हाँ आप नाव कर लीजिए, ठीक है। कितने आयाम बताए हैं? 7 आयाम संस्कृति के। क्लियर रहेगा? जी सर। क्या आयाम भी लिखना चाहोगे? 7 आयाम इम्पोर्टेंट हो तो बताइए सर। लिखना है तो लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है सब कुछ है ना, जो पढ़ लिया जाए तो सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट ही तो है। लिखो, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। नंबर 1 यहाँ पर है जो आयाम है इसका, विशिष्ट वर्सेस फैलाव, विशिष्ट वर्सेस फैलाव, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिवीज़न आप कह लीजिए। दूसरा आप लिख लीजिए इफेक्टिव वर्सेस, इफेक्टिव मतलब प्रभाव होता है, प्रभाव वर्सेस नेचर, प्रकृति, प्रभाव वर्सेस प्रकृति। तीसरा आप लिख लीजिए उपलब्धि वर्सेस विवरण। चौथा लिख लीजिए अनुक्रमिक वर्सेस, अनुक्रमिक वर्सेस तुल्यकालिक समय, तुल्यकालिक समय। पांचवा लिखिए आंतरिक वर्सेस बाहरी निर्देशित, आंतरिक वर्सेस बाहरी निर्देशित। छठा लिखिए सार्वभौमिकवाद वर्सेस विशिष्टतावाद, सार्वभौमिकवाद वर्सेस विशिष्टतावाद। सातवां लिखिए व्यक्तिवाद वर्सेस साम्यवाद, वर्सेस साम्यवाद। बता दिया ने सातों? क्लियर हो गए? बताओ। जी सर। चलो बढ़िया है भाई, कम से कम सर एक कुछ बार तो। थर्ड रिपीट करना, क्या था? उपलब्धि वर्सेस उपलब्धि वर्सेस विवरण, हाँ विवरण जो आप ना उसको वो बोलते हो, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में रखोगे। विवरण का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में रखोगे, ऐसा नहीं, हाँ ठीक है। चलिए सातवां को बताइए, क्या चीज़? सर 7वां नंबर को बताइए। अनुक्रमिक वर्सेस, नहीं अनुक्रमिक है ना,
7वां, अच्छा, व्यक्तिवाद वर्सेस साम्यवाद। व्यक्तिवाद वर्सेस साम्यवाद, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। बोलो, ये क्या नाम आ गया? JS उसनारी, ये तो नाम है अलग, ये कभी सुना ही नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने सुना है तो फिर बताइए। सर ये जो नारकोटिक वाले में और है, ये क्या है सर? क्रैक है कि ये नाम है या कोई मूवी है? देखो, यहाँ पे बताया गया आधारित सेवाओं से शामिल, है ना, कि वो चीज़ें क्या है। तो एनोनिमस, है ना, नारकोटिक एनोनिमस, ये, एसोसिएशन है। हाँ, आप ये कह लीजिए कि एक एसोसिएशन है। ठीक है, और मेरी समझ से आप लोगों को पता होना चाहिए, NA करके बहुत फेमस है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 1953 में ही इसकी स्थापना की गई थी, 1953 में ही इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो जिम्मी कीनोन का नाम आता था, वो एक अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने की स्थापना में। जिम्मी कीनोन का नाम आता है, और कैलिफोर्निया यानी US में इसका हेडक्वार्टर है ना। हालांकि दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है, 24 घंटे अवेलेबल रहती है ये। नारकोटिक्स एनोनॉमिक्स का नाम देखने को मिलता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। इम्पोर्टेंट सवाल आप सबके लिए है ये पुरुषों और महिलाओं के समाज के रूप में वर्णित करता है जिनके लिए ड्रग्स एक बड़ी समस्या बन गई है ना। तो पदार्थ, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसका उपयोग विकार वालों लोगों के लिए विकसित 12 चरणीय मॉडल के रूप में इसको जो है उपयोग में लाया जाता है। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ये भी सवाल, नारकोटिक्स एनोमिक्स। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर लीजिए नेक्स्ट। इतिहास की वस्तुगत व्याख्या पर आधारित सिद्धांत डैश कहलाता है। देखिए, इतिहास की वस्तुगत है, वस्तुगत है। अगर व्यक्तिगत होता तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ होता तो फिर यहाँ पे भेदभाव वगैरह वाली बात होती। तो यहाँ पे इतिहास की वस्तुनिष्ठ व्याख्या पर आधारित सिद्धांत कौन सा हो सकता है? मार्क्सवादी, प्रकारवादी, क्यों? प्रकारात्मक में भी तो भेदभाव आ सकता है भाई। इतिहास की वस्तुगत व्याख्या पर आधारित सिद्धांत मार्क्सवादी है। ठीक है, मार्क्सवादी है। तो याद रखिएगा सभी लोग, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मतलब इसका तात्पर्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहास लेखन से। मार्क्सवादी में मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाया था और याद भी करवाया था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, और इतिहास लेखन मार्क्सवाद से प्रभावित इतिहास लेखन की एक पद्धति है। इसमें ऐतिहासिक परिणामों के निर्धारण में सामाजिक वर्ण और आर्थिक बाधाओं की केंद्रीयता है ये। तो इसमें मजदूर वर्ग, पीड़ित, राष्ट्रीयता, नीचे से इतिहास की कार्यप्रणाली पे इतिहास में योगदान दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे भारत में दामोदर धर्मानंद कोसंबी को मार्क्सवादी इतिहास लेखन का संस्थापक माना जाता है। उसी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा ये सोशल वर्क में आप लोगों से। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्लियर है? सर नाम फिर से रिपीट करिए, किसका नाम आता है? नाम आता है दामोदर धर्मानंद कोसंबी। भारत में इतिहास को वस्तुगत व्याख्या करने वाले में सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। सन 1960 की दशक में। अब इनका आलोचना करने वाले बहुत सारे हैं, मजुमदार हैं, है ना, और एक जादूनाथ सरकार
रोमिला थापर, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। यहाँ तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हैं इसकी आलोचना करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। निम्नलिखित में से कौन किसी समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतःक्रिया को उभारता है? कौन उभारता है? आलेख आलेख समाज आलेख। ओके, हम भी ढूंढ रहे हैं कि आलेख कहाँ है। आधा शब्द बोलती हूँ, आधा गायब। समाज आलेख, ओके। अब इसकी इंग्लिश भी देखो थोड़ा सा। अच्छा, पता है आप लोगों को मैं इंग्लिश क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि जेल मोरोनो नहीं समझा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जाके आपने सही बोला है। अच्छा, जेल मोरोनो का भी नाम आप, मैं समझ गया आप। ठीक ठीक, काफ़ी आगे चले गए। चलो बहुत बढ़िया। भी देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो समाजमिति, जो समाज आलेख की बात की जा रही है, वो एक प्रकार का सोशियोग्राम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोशियोग्राम की बात कर रहा है। और यह एक टेक्निक है ना, इस सोशियोग्राम, जो एक संदर्भ के अवलोकन और मूल्यांकन के माध्यम से एक ग्राफ में एक समूह के सदस्यों के बीच के विभिन्न लिंक को दर्शाता है। विभिन्न लिंक को दर्शाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ है, प्रश्न नंबर 22 का, कि किसी समूह में विभिन्न लोगों के बीच की जो अंतःक्रिया को उभार रहा है, मतलब इस तरह का यह प्रभाव की डिग्री और वरीयता के बंधनों को स्पष्ट करने का जो मैनेजमेंट है उसमें प्रस्तुत हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे समाजमिति इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर से एकाकी और उपेक्षितों और अस्वीकृत व्यक्तियों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप पहला का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, पहला आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट जी, जेएल मोरोनो, जेएल मोरोनो के द्वारा ये जो है दिया गया है एक प्रकार का सिस्मोग्राफ। अच्छा, आपको बता दूं, इसके दौरान पे आपको कुछ ना टेक्निक यूज़ करते हैं जेएल मोरोनो। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक तो नाम पता चल गया मेथड या विधि प्रविधियों में। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे पहला तो सिस्मोग्राम हो गया, आपको मालूम हो गया। दूसरा होता है सामाजिक माप मैट्रिक्स, इसको आप सोशियोमेट्रिक मैट्रीज बोल सकते हो, सामाजिक माप मैट्रिक्स कह सकते हो दूसरा। तीसरा आप बोल सकते हो समाजमिति सूचकांक, सोशियोमेट्रिक इंडेक्स भी बोल सकते हो। चौथा आप बोल सकते हो गेस हू टेक्निक बोल सकते हो। और पांचवा बोल सकते हो आप सामाजिक दूरी का स्केल, सामाजिक दूरी का स्केल बोगार्स वाला, है ना। तो इनको हम यूज कर सकते हैं मेथड्स के रूप में इसमें, है ना। स्पष्ट हुआ? बोलो, प्रविधियों याद। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, पुनः स्थापन न्याय का अर्थ। क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं सुधार लाना है। अच्छा, क्यों पहला नहीं सही लग रहा है? दूसरा देख लेते हैं। अपराधियों के व्यवहार में सुधार लाने की विधि व्यवस्था है, ये पुनः स्थापन न्याय का अर्थ होता है। अच्छा, पहला देखते हैं। आपराधिक अपचार के फलस्वरूप नुकसान के लिए पीड़ित अथवा समाज। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश देखेंगे तो और अच्छा समझ में आता है आप लोगों को। बताइए, आप बताइए यहाँ पे क्या होगा?
जस्टिस है ये एक प्रकार का। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दृढ़ दृढ़ न्याय कह सकते हैं, पुनर्स्थापनशील, रिस्ट्रो जो है रिस्ट्रोएटिव जस्टिस है ये, और इसको हम दृढ़ न्याय भी बोल सकते हैं। और दृढ़ न्याय बेसिकली जिसमें एक प्रतिक्रिया में से एक अपराध कभी कभी व्यापक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शिकार और अपराधी के बीच एक बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें फिर से सुनो, इस न्याय में क्या होगा कि एक अपराध कभी कभी बड़ा समुदाय के प्रतिनिधि जो होते हैं उनके साथ में अपराधी के बीच और शिकारी के बीच एक बैठक का आयोजन होगा, और इसमें ये बात कही जाएगी कि जो कुछ हुआ उसके बारे में अपने अनुभव का साझा करे, इस बात पे चर्चा होती है। तो अपराध से किसे और कैसे नुकसान हुआ इसके बारे में बता रहा है। तो विक्टिम और सोसाइटी फॉर द हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्या आप ऑप्शन ए का चुनाव करना उचित समझेंगे या ऑप्शन बी का चुनाव करना उचित समझेंगे? अपने मन से समझ के बताइए। बी आपसे कह रहा है कि लीगल सिस्टम टू करेक्ट द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल। अरे एक तो बोल तो दो। क्या हाँ? हाँ सर, यही आएगा। दूसरा अगर आप नुकसान की बात कर रहे हो उस पर भी देखें तो पहला सही है। क्या? पर जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्थापन न्याय, उसका सेंस तो नहीं जा रहा है ना वहाँ पे। स्थापन के कारण समझो अभी बहुत पीछे। भाई मैंने क्या बोला, मतलब सुनते नहीं हो, केवल ऐसी बात करते हो। देखो पुनः स्थापन की बात फिर से समझो। मैंने कहा आप लोगों से कि इसमें ऐसी प्रक्रिया का संचालन हो रहा है जहां अपराध कभी कभी बड़े लेवल पर होता है। जब बड़े लेवल पर अपराध हो रहा है तो वहाँ पे समुदाय में एक बैठक होगी और उस बैठक में आयोजित होगा, और उस आयोजन में वहाँ पर ये सुना जाएगा, ये साझा किया जाएगा, इस बात पे चर्चा होगी, इस अनुभव का बारे में चर्चा होगी कि अपराध से किसे और कैसे नुकसान हुआ। इस बात पर आम सहमति बनाना होगा कि अपराधी अपराध से होने वाले नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकता है। तो अपराधियों को उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए, उनके द्वारा किया गया नुकसान को समझने के लिए उन्हें खुद को छुड़ाने का अवसर देगा और उन्हें एक नुकसान पहुंचाने से हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित का मतलब कम करना होता है। तो आपराधिक उपचार के लिए यूज़ हो रहा है ये सुधार, और उसी के परिणाम स्वरूप नुकसान के लिए पीड़ित और जो समाज है उसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है, ना कि ये अपराधियों के व्यवहार में सुधार लाने हेतु एक विधि है पुनः स्थापन का न्याय, बल्कि जानने की एक विधि है, सुधार लाने की नहीं। तो सुधार लाना ऑलरेडी उसमें है, तो नुकसान के लिए पीड़ित और समाज के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा, ना कि दूसरा करेक्ट होगा। पहला करेक्ट। जानने की कोशिश की जा रही है ना। बिल्कुल मैडम, आप पुनर्स्थापन में आप क्या प्रश्न पूछेंगे? किसे चोट लगी? अभी यही सवाल होगा आपको। उनकी ज़रूरतें क्या है? ये किसके दायित्व हैं? क्या कारण है? स्थिति में किसकी जिम्मेदारी है? कारणों को दूर करना और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास, स्टॉक होल्डर को शामिल करने के लिए उपयुक्त की गई जो प्रक्रिया होंगी वो क्या हैं?
यही सब तो चीज़ जानते हो। तो यहाँ अन्य लोगों ने तर्क भी दिया है कि पुनर्स्थापन न्याय जो होता है वो पारस्परिक आपराधिक न्याय के बीच कई समानताएं हैं। क्या ये वाला कंप्लीट नहीं कर, ये वाला कर दो। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ठीक है, पहला। क्वेश्चन नंबर 24, आंकड़ा विश्लेषण में प्रयुक्त होने वालों वेरिएबल्स की विभिन्न श्रेणियों की संख्या नियत करना डैश कहलाता है। संकेतीकरण, आंकड़ों का संकेतीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का सरलीकरण, आंकड़ों का वितरण। सांकेतिकरण, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आंकड़ा विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले जो वेरिएबल्स हैं उन विभिन्न श्रेणियों की संख्या नियत करना जो कहलाता है आंकड़ों का संकेतीकरण कहलाता है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। पाउले फ्रेरे के उपागम का संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। बताइए। सी ऑप्शन। तीसरा अनुचित व्यक्तियों के साथ कार्य, भाई व्यक्तियों के साथ कार्य अनुचिंतन प्रक्रिया, जनता की सेवाओं का संगठन हो जाएगा, सामुदायिक नेताओं की लामबंदी, कार्य हेतु लक्ष्य व्यवस्था की प्रक्रिया। देखिए पाउले फ्रेरे का जो उपागम है संक्षेप में क्या बताएगा, व्यक्तियों के साथ कार्य अनुचित की प्रक्रिया। इंग्लिश देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है। एक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस विथ पीपल की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं, मोबिलाइजेशन भी आपका नहीं, कम्युनिटी लीडर्स बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि पाउले फ्रेरे कम्युनिटी में आता ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑफ पीपल ये भी बात नहीं करेगा, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट सिस्टम फॉर वर्क ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 वाला, पाउले फ्रेरे का जो अप्रोच है वो आप एक प्रकार का बेनिफिशियल की बात कर रहा है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 3 संक्षेप में, जहाँ तक व्यक्तित्व तथा अज्ञात समुदायों का संबंध है, निम्नलिखित में से किसने बंधुत्व गेमिनसॉफ्ट और संघ गेसलसॉफ्ट के बीच का अंतर बताया है? फर्डिनेंड टोनीज का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के सामने अच्छा प्रश्न है। डिजिटल इंडिया के प्रमुख अवयव कौन है? बताइए, ये आपको तो मालूम होना चाहिए। सी ऑप्शन। तीसरा चौथा लगभग सभी मुझे अच्छे। सभी ऑप्शन में नहीं है। देखिए आपने डिजिटल इंडिया के बारे में तो भली भांति तरीके से मालूम होगा कि भारत का ई गवर्नेंस ये एक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लॉन्च किया है। ये बात आप जानते हैं, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बनाया गया था। अब जहाँ पे समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने की बात कही जा रही है, उसका अर्थ अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रमों को एक लॉन्ग या दीर्घ काल के अंतर्गत रखा गया, दीर्घ अवधि के लिए रखा गया है ना। तो एक डिजिटल अवसंरचना होगी, एक डिजिटल साक्षरता होगा, एक सेवाओं का डिजिटल विवरण भी होगा। डिजिटल जो विश्लेषण की बात है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में ये नहीं है कि आपका रखा जाएगा डिजिटल विश्लेषण, नहीं रखा जाएगा। हाँ, इसलिए डिजिटल विश्लेषण को आप काट दीजिए। आपका ऑप्शन पहला सही है, तीसरा सही है और आपका चौथा सही है। 1 4
1, 3, 4 ऑप्शन नंबर थर्ड पे लिखा है। ये है 7 अगस्त 2014 का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम के डिजिटल डिज़ाइन पर किए गए प्रमुख निर्णय और सरकार के हर कोने को छूने वाले एक विशाल कार्यक्रम के प्रति सभी मंत्रालयों को संवेदनशील बनाने के लिए अनुवर्तित किया गया था। इसका क्षेत्र सभी ग्राम पंचायत भी होगा, गंभीर डिजिटल पहचान और उसका पालन करना भी होगा, मोबाइल फ़ोन बैंक खाते भी होंगे, इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर होगा, सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने की बात करेगा, देश को सुरक्षित साइबर स्पेस की बात करेगा। इस तरीके की बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप नहीं है? सामाजिक क्रिया हाँ, सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप नहीं है। जन सहायता हो गया आपका, सामाजिक सहायता हो गया, सामाजिक बीमा हो गया, लेकिन जो सामाजिक क्रिया है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यानी 2 ऑप्शन। अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु प्रचालात्मक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या कम करना और कार्यप्रणाली को पुनर्गठित करना डैश कहलाता है। कौन सा? 29 का इंग्लिश देख लोगे? देख लो, हाँ सर, इंग्लिश में ऑप्शन इंग्लिश भी देख लो। इंग्लिश भी आपके सामने हो गया 29 का, है ना? तो सर ये एक्जिस्टियल साइकोलॉजी यही सही लग रहा है सर। ओके, चलिए राइट साइजिंग क्या है यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु प्रचालात्मक स्तर पर, अच्छा ये प्रचालात्मक स्तर क्या है बताइए? प्रचालात्मक मोबाइल इंग्लिश सभी तो दिखाया था आपको, क्या था? तो कार्य की ऑपरेशनल लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लेवल पर, कर्मचारियों की संख्या कम करना है और कार्यप्रणाली को पुनर्गठित करना है, तो वह कहलाएगा क्या? सही आकरण कहलाएगा वो। अब आपको समझना है कि सही आकरण होता क्या है, राइट साइजिंग क्या होता है। राइट साइजिंग का अर्थ होता है कि उन सेवाओं से उच्चतम संभव मूल्य प्राप्त करने के प्रयास से कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटा सेंटर, हार्डवेयर, अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट के पुनर्गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो कर्मचारियों की संख्या कम करना और कार्यप्रणाली को पुनर्गठित करना, तो क्या क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नेटवर्किंग होगा जिसकी वजह से कम संख्या बन रही है, हार्डवेयर है, डेटा सेंटर है, स्टोरेज है, और ऐसे जो कंपोनेंट बन रहे हैं पुनर्गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसको बोलते हैं राइट साइजिंग, और राइट साइजिंग को आ जाता है सही आकारण। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ना कि जनशक्ति का पुनर्निर्माण, न ही जनशक्ति की सूचना, न ही मानव संसाधन का लेखा परीक्षण। ये सारे के सारे गलत। अप्लाइड प्रश्न यूनिक प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन था ये, पहला ऑप्शन सही रहेगा। कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मानवतावादी, मानवतावादी। बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन। कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत मानवतावादी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, यही सही जवाब है। कार्ल रोजर्स ने मानवतावादी मनोविज्ञान ने इतनी प्रशंसा की है कि यह उस समय मूक क्रांति के रूप में परिभाषित किया था। किस क्रांति के रूप में परिभाषित किया था? याद रखिएगा,
प्रमुख क्रांति, एग्जाम में बन सकता है। तो रोजर्स ने हमें समझाने के लिए मनोचिकित्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आशावाद लाया कि हम सभी उस तरह से व्यक्ति बनने के लायक हैं जिसका हम सपना देखते हैं। यही बात कार्ल रोजर्स ने मानवतावादी में कहा था, मानवतावादी मनोविज्ञान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड से सेरोन किरकेगार्ड का नाम सुना है? अस्तित्ववादी सिद्धांत। ठीक, चलिए, ये सवाल आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा और पढ़ा होगा तो आपको बता सकते हैं। विकलांग कब आया था सुगम्य भारत अभियान? हाँ? बोलो। ईयर याद नहीं आ रहा। फिर यही तो बात है, जब मैंने आप लोगों को बताया था तो ये ज़रूर बोला हूँ वर्ष भी, जब भी ये सब नाम आते हैं बताता हूँ डिसेबिलिटी के। कदम सर आपको याद है? कुणाल जी, लग रहा है गायब हैं ये लोग भी। विकलांगता सशक्तिकरण विभाग, आपको मालूम होगा कि सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये एक राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था। उद्देश्य इसका यही था कि दिव्यांग जनों के लिए बाधा रहित और सुखद और अनुकूल वातावरण तैयार करना, भौतिक वातावरण में सुगमता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन की सुगमता और उपयोग में बढ़ोतरी करना, सूचना और संचार सेवाओं की सुगमता और उपयोग में बढ़ोतरी करना। ये सारी बातें सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत बताई गई है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट है। स्पष्ट हो रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने सभी विकास को, देखिए इस 2016 के प्रश्न में हर्बर्ट स्पेंसर तीसरी बार आ रहा है, तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सभी विकास को समाज के 2 प्रकारों के पदों पे नामंत में देखा गया है। कौन कौन से इसके 2 शब्द और हैं? ओके, हाँ सर, सर। यही सही है, सैन्य तथा औद्योगिक, है ना, यही सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न बहुत अच्छा है, कौन क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में गलत है कथन है? आप तो नाम सुना ही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, आप जानते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। और यह एक संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। प्रश्न यहाँ पर है गलत कथन। आप देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में अंगीकृत किया गया, सही है। अब ये प्रश्न कूट में आएगा 2022 में 1 अक्टूबर को सुबह के टाइम में। दूसरी बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2012 में समाप्त होगी, बिल्कुल सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के बारे में बात किया गया है, तो मैंने शुरुआत में बोला भी, ये भी सही है। गलत बताना है, क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2030 में समाप्त होगी क्या? गलत जवाब। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
आप बताइए कौन सा करेक्ट जवाब होगा? डी होगा सर। डी हो गया ना। डी करेक्ट है भाई, डी। डी डी आपका करेक्ट है। आपको बता दूं, इसमें एक नाम सुना होगा एक नाम आपने सुना होगा UNFCC ट्रिपल सी। कितने लोग जानते हैं इसका पूरा? 94 में आया था। कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन था। कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1994 को हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जो इसका उद्देश्य है, यही आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला सही है, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे सही है। प्रश्न देखिए स्ट्रीट वेडर से। दूसरा प्रश्न है 2016 का पार्ट। अगर हम बात करें जुलाई का ही पेपर, अगर आप उठा के देख लीजिएगा, ये तो हम सितंबर का आप लोगों से सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। उसमें आपको देखा होगा स्ट्रीट वेडर्स। बताइए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेडर्स एक्ट 2014 द्वारा चल स्ट्रीट वेडर्सों की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। बताइए क्या नाम है इसका सही जवाब? ए ऑप्शन। ओके, चलिए आप देखते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल आपके सामने है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्रीट वेडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेडिंग एक्ट 2014। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि वह व्यक्ति जो बिना किसी अस्थायी निर्मित ढांचे के किसी गली में लोगों को बिक्री हेतु सामान अथवा सेवाएं देता हो, उसे कहाँ वेडर्स गली के बच्चे कहेंगे? यह आपका सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यह आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए यह अधिनियम जो है शहरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए किसी भी क्षेत्र के उत्पीड़न के बिना अपनी गतिविधियों को करने के लिए एक अनुकूलन वातावरण को बढ़ावा देना है। तो यह शहरी स्ट्रीट वेडिंग के नियमन का एक प्रावधान है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर सामान्य रूप से अनिवार्य रूप से इसको लागू भी किया गया है 2014 में। ठीक है, ये आपका गलत है, ये सही बात नहीं है। परिभाषा ये नहीं है, ये परिभाषित नहीं करता। तीसरा सही है सर। चलो देख लेते भी, पहले दूसरा देखो। वह व्यक्ति जो वेडिंग कार्यकलाप यानी गतिविधियों के लिए पगडंडियों अथवा लोक निजी स्थान पर कब्जा करना, ये तो हजम ही बात नहीं हुई, है ना। ये तो हजम ही नहीं बात हुई। जो व्यक्ति जो स्थान से जो दूसरे स्थान घूमता है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता है और अविहित क्षेत्रों में वेडिंग क्रियाकलाप करता है, तो ये तो बात वही लग रही है मुझे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, जो परिभाषा कर रहा है, परिभाषित दे रहा वेडिंग स्ट्रीट बच्चों को। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हाँ, वह व्यक्ति जो JRWA के पास सामान बेचता है, ये तो छोड़ो भाई, सामान बेचने वाली बातें नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 6 सितंबर 2013 को विधेयक के रूप में पारित हुआ था ये, और 2014 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो जैसे ही 2014 में हालांकि राज्यसभा में ये पारित हुआ था, उसी दिन से ये लागू हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए भी प्रश्न है। परिभाषा पूछा था इसके, रेहड़ी पटरियों वाले जो बच्चे होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। प्रश्न क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमन के अनुसार आपको बताना है कि कौन नॉन डेरोगेबल अधिकार है। अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय के बारे में
ये आप का एक बहुपक्षीय संधि है जो राज्यों के दलों को व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यहाँ पर तो जीवन का अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता हो गया, भाषण की स्वतंत्रता हो गया, सभा की स्वतंत्रता हो गया, चुनावी अधिकार की बात हो गई, उचित प्रक्रिया की बात हो गई, और इन सब का जो है निष्पक्ष सुनाई के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। तो हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को 1966 को यह अपनाया गया था नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को। 16 दिसंबर 1966 को अपनाया गया था। प्रभाव में कब आया ये? सही तरीके से 23 मार्च 1976 को प्रभाव में आया ये क्या हुआ? प्रभाव में आया। अब बात हमारे सामने यहाँ पर है नॉन डेरोगेबल अधिकार। क्या है ये? तो किसी भी स्थिति में मतलब छीने नहीं जा सकते। मतलब गैर अपमानजनक अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ। गैर अपमानजनक अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ भाई। ये आपसे एक बताता है कौन कौन से ऑप्शन। इस बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 35 जीने का अधिकार शामिल है आपका, दास्ता से मुक्ति का अधिकार शामिल है आपका, उत्पीड़न और अन्य अपमानीय व्यवहार से मुक्त करने का होने का अधिकार शामिल है, विवाह करने और परिवार स्थापन का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वो सारे के सारे गैर अपमानजनक अधिकारों के माध्यम को रिप्रेजेंट करता है या उसको बताने की कोशिश करता है। यह आपसे क्या बोलता है? आपसे कहता है कि लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? उसी ने ये बात कहा है कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया 1966 में 23 मार्च 1976 को जब ये लागू हुआ तो इसका उद्देश्य यही बनाया गया था कि अधिकार और गरिमा की रक्षा करना है, राज्यों के साथ साथ एक वातावरण प्रदान करना है। ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? गैर अपमानजनक अधिकार, जिसको आप डेरोगेबल अधिकार बोलते हो, जहाँ बताया गया है नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, भाषा, सामाजिक मूल्य के आधार पर प्रकृति में भेदभावपूर्ण नहीं होगा। ये आपसे अनुच्छेद 4 बताता है। अनुच्छेद 5 आपसे क्या आएगा? जीवन का अधिकार। सॉरी अनुच्छेद 6 आपको बताएगा जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 की बात करेंगे, अत्याचार से मुक्ति, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। अनुच्छेद अगर हम बात करेंगे 8, ये जो आपको दास्ता से मुक्ति की बात कर रहा है। जीने का अधिकार आपका 4 बता रहा है। ठीक है, 4 बता रहा है। जीने का अधिकार आपका 4 नहीं 6 बताता है। ये 4 तो आपका वो है ना, लिंग धर्म वाला, अपमान वाला शब्द यहाँ पर, ये 4 हो गया। ये रहा 4। 5 आप यहाँ पर जो है मानव के अस्तित्व के लिए बात की गई है। उसके आवश्यक, मानव का जो अस्तित्व है वो बहुत आवश्यक है ना, उसके अस्तित्व की बात की गई है। 6 जीने का अधिकार, 7 अत्याचार से मुक्ति, 8 गुलाम ना होने का अधिकार, मतलब दास्ता मुक्ति का अधिकार। और उसके बाद आप नोट कर लीजिए अगर करना है तो 15 आपराधिक कानूनों में पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ निषेध है। ये बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 15 आप लिख लीजिए। लिखना है तो आपराधिक कानूनों के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ निषेध।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखिए, भारत में दत्तक ग्रहण में शामिल चरण बताना है आपको। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। भारत में दत्तक ग्रहण में शामिल चरण, अब कौन कौन से दत्तक ग्रहण के दौरान पे हमें किस किस चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। भारत में अगर एक बच्चे को गोद लेना है आपको, तो जाहिर सी बात है कुछ स्टेप तो होंगे, कुछ तो फार्मूले होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या पहला पंजीकरण करना उचित समझेंगे आप? तो पंजीकरण आप करिए, ये सब में दिया गया है। अरे वाह, ठीक है भाई। पंजीकरण का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दंपत्ति के निवास के निकट किसी भी अधिकृत एजेंसी में जाना है और मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेसमेंट एजेंसी के साथ साथ विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को पंजीकरण अनुरोधों का अधिकृत करने का अधिकार को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में नियम फॉर्म दिया जाएगा और उसमें कितना भुगतान किया जाएगा, कौन कौन सी शर्तें हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। यह चरण नंबर 1 होगा। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, पूर्व गोद लेने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे को गोद लेने की बात आती है तो उसके संबंध में अथॉरिटी किसी का मित्र, दार्शनिक मार्गदर्शक होना चाहिए। विशेषज्ञ सलाहकार पालन पोषण गोद लेने पर सलाहकार देंगे और विशेष रूप से निसंतान दंपतियों और एकल माता पिता दोनों के लिए समान रूप से ये सहायक होता है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँगा कि गोद लेने के पूर्व की प्रक्रिया तो स्किप कर दिया है। पूर्व प्रतिपालक देखभाल लास्ट में, अभी मैं बताऊंगा वो कुछ अलग है। फिर यहाँ पर इसमें 2 स्टेप बनते हैं। एक तो स्टेप आपका बनता है एक बच्चे को सौंपने वाले, और दूसरा जो स्टेप बनता है आपका गृह अध्ययन का बनेगा। और जो गृह अध्ययन का प्रतिवेदन है वो आपका या तो पहले में है या आपका थर्ड में है, बाकी आपका यहाँ पे कट जाएगा, बच्चे यहाँ पे कट जाएगा। अब यहीं से चलती है क्या, बच्चे की गोद लेने की प्रक्रिया। ये थी पहले का अध्ययन वगैरह, पंजीकरण वगैरह। अब यहीं से चालू होता है बच्चे लेने की प्रक्रिया। तो बच्चे के माता पिता से सम्मिलित करना उचित समझेंगे कि न्यायालय का आदेश? पहले बच्चे को माता पिता से सम्मिलित करने की सोचे। हाँ सर, पहले दिखाएं, देखेंगे तो कैसा उनके बीच में बॉन्डिंग बनता है। बिल्कुल, उनमें सारा उनका एक प्रकार का आप समझिए काउंसलिंग होगा विशेषज्ञों द्वारा जो वहाँ पे बैठे हैं, वही सम्मिलित करना है। फिर दत्तक ग्रहण पूर्व प्रतिपालक देखभाल होगा, फिर न्यायालय का आदेश मिल जाएगा और इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये प्रश्न बेसिक जानकारी के लिए आप सबके लिए। कोई अगर गोद लेता है तो ये आप बता सकते हैं प्रक्रिया। सभी लोग हो कि सो गए हो? सर थोड़ा ब्रेक दे दो ना सर। अच्छा, लो ब्रेक ले लो थोड़ा सा भाई, 10 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 आपसे कहता है कि भारत में समाज कार्य व्यवसाय संकट, पहचान, सामर्थ्यता और विश्वसनीयता की स्थिति में है। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर जो 37 कह रहा है, देखो प्रश्न आप मान लीजिए ये यूजीसी का 2022 का पेपर है, 1 अक्टूबर का सुबह में आया है आपके सामने पेपर, कि भारत में समाज कार्य व्यवसाय संकट, पहचान, सामर्थ्यता और विश्वसनीयता की स्थिति में है। यह बात सही लग रही है? अरे भाई हाँ, सही तो लग रही है सर। सही है। यहाँ पहचान, सामर्थ्यता और विश्वसनीयता की स्थिति में भारत में जो समाज कार्य है वो व्यवसाय संकट है।
अच्छा, आप संकट का मतलब ये मत समझ लीजिए कि उसके पास बड़ी विपत्ति आ गई सोशल वर्क पर। विपत्ति की बात नहीं, यहाँ पे एक क्राइसिस की बात की जा रही है। एक क्राइसिस, संकट, यहाँ पे संकट का मतलब क्राइसिस से है। और क्राइसिस वहाँ पे होता है जहाँ संघर्ष होता है। तो पहचान की अभी ज़रूरत है भारत में, सामर्थ्यता की भी भारत में व्यवसाय समाज की ज़रूरत है, विश्वसनीयता की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका पहला करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पर ये वाले पॉइंट। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी व्यावसायिक संगठन के अभाव में, देखिए नेशनल लेवल के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, व्यावसायिक संगठन के अभाव में, अब व्यावसायिक संगठन बहुत कम है, अभाव का मतलब ये समझ लीजिए। फिर कह रहा है कि समाज कार्य शैक्षणिक संस्थाओं के अनियमित द्रुत विस्तार के फलस्वरूप भारी संख्या में समाज कार्य स्नातक निर्गत हुए हैं। अब इतने टफ शब्द आपको मिल गए तो आप तो पहली बात शब्दों में ही हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, द्रुत अगर आप 2-3 बार बोलते हैं, अगर आपको समझ में आता है भाई तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप इसका मैं कहूँगा कि इंग्लिश देखना तो पता लगेगा। द्रुत का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से जल्दी और शीघ्र की बात करता है। किसकी बात करता है? शीघ्र की बात करता है या जल्दी की बात करता है या शीघ्रतापूर्व आगे बढ़ने की बात करता है ये द्रुत। अब दूसरा शब्द आपके सामने आता है निर्गत का। अब निर्गत किस शब्द को बताता है? निर्गत का मतलब आपको बताता है एक प्रकार से बाहर आया हुआ, या एक प्रकार से इशूड चीज को बताता है। इशू की बात करता है, इशूड की बात करता है, मतलब एक प्रकार से हटाने की बात करता है निर्गत से। तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको बता दो ये भी स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। 37 का दोनों सही है। तो जब व्यवसाय समाज कार्य जल्दी से उसका विस्तार जो है सही तरीके से बाहर निकल कर आएगा समाज कार्य स्नातक के लेवल से, ठीक है, तो वहाँ पर वही बाहर निकल कर आएगा तो अच्छी बात है। परंतु अगर व्यवसाय संगठन के अभाव के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पर उभर कर हमारे सामने आ रही हैं तो एक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, और उस चुनौती को सही तरीके से व्यवसाय संकट के रूप में परिभाषित हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये आपको व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के अभाव में नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, आप बताइए जरा कि अगर ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन का अगर अभाव होगा, उसका अगर आप करोगे ही नहीं, बहुत कम करोगे, भाई मन करेगा तो करोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करोगे, तो ये नुकसान देगा आपके लिए। तो ये तो सही हुआ। जब ग्रामीण विकास प्रशासन में विशेषज्ञता की कमी होती है, जब ग्रामीण प्रशासन में विशेषज्ञता की कमी होती है तो उसके अनेक अथॉरिटी होते हैं। भाई मैं आपसे कहूँगा ये भी सही है। अथॉरिटी मतलब प्राधिकार होता है। ये आपका सही है। अब यहाँ पे ओके, प्राधिकार, विशेषज्ञता में अगर कमी है अभी तो अनेक प्राधिकार। पहले प्राधिकार आप समझिए, प्राधिकार का अर्थ क्या होता है। पहले प्राधिकार का अर्थ यहाँ पर ये होता है आदेश देने का अधिकार, मतलब एक प्रकार की अथॉरिटी, यानी आपका पदाधिकारी को पद के कारण प्राप्त विशेष अधिकार। तो जब विशेषज्ञता की कमी है, विशेषज्ञता की कमी है ग्रामीण विकास प्रशासन में, मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे आदेश देने का अधिकार तो बहुत लोगों के पास है। भाई आप ये चीज़ें करो, आप वो चीज़ें करो, आप ये चीज़ें करो, आप ऐसे करो, वैसे करो। मतलब यहाँ पे अथॉरिटी के अंतर्गत, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई कोई काम कोर्ट करती है तो आप कहते हो भैया ये गवर्नमेंट कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई कोर्ट काम करती है और उसके नीचे अगर कोई आता है, जैसे मान के अगर हम चलते हैं कोई बोर्ड आ गया
कोई अधिकारी आ गया, पुलिस वगैरह जैसे में अगर बात करते हैं, या मान लीजिए इसी को रख लेते हैं, निचले मजिस्ट्रेट वगैरह का नाम रख लेते हैं, एसीपी डीसीपी वगैरह की बात आती है कोई, अगर वो कोई चीज़ सुनाते हैं, कोई चीज़ हम उनकी कम महत्व देते हैं। तो यहाँ जो अनेक प्राधिकार के रूप में आ रहे हैं, तो ये वही लोग हैं। कारण यह है कि उसकी विशेषज्ञता की कमी है, और जब इस विशेषज्ञता की कमी होगी, यहाँ पे ये लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है निगरानी और मूल्यांकन का अभाव होगा, और वहाँ पे नुकसान पहुँचता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम को। और ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ये हुआ कैसे? क्योंकि ये प्रशासन की विशेषता कम थी। अगर प्रशासन होता तो शायद मूल्यांकन निगरानी बहुत अच्छा होता। की कमी थी, रीज़न ये था कि भाई नहीं हो पाया। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही व्याख्या कर रहा है आपका, कमी की वजह से ऐसा हुआ। कमी दर्शाता है तो अभाव को, नुकसान को। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली भी बात नहीं थी। समझ में आया नेहा? हाँ सर। चलो 39 देखो। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, अब अपने आप को सोच लीजिए कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है और वह अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकता है, क्या ये बात सही है? 110% सही है, सही है सर। है ना? ये सही सवाल है। अच्छा, वह मूल अधिकार वाद योग्य है। बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, कितने एक बार लास्ट टाइम में मैंने जब इस पे प्रश्न चर्चा कर रहा था, तो बड़े बच्चे जवाब दे रहे थे मेरे से कि भाई क्या चीज़ होता है वाद योग्य। मूल अधिकार वाद योग्य है, ये बात सही, बिल्कुल सही है, करेक्ट जवाब है आपका। अच्छा, वाद योग्य जो यहाँ पे बात की जा रही है ना, ये अर्थ कहने का तात्पर्य बताता है कि जैसे अगर मैं कहूँ अनुच्छेद 13, बात को समझो एक बात, कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसकी रक्षा हेतु न्यायालय की शरण वो ले सकता है। और यही अनुच्छेद ये भी कहता है कि मूल अधिकारों पर न्यायिक शक्ति भी कार्य कर सकती है, अर्थात वाद योग्य बना। अच्छा, वाद योग्य होता क्या है? अगर साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो केवल वाद योग्य के बारे में मेरा कहने का मतलब कि केस व्यक्ति विशेष केस कर सकता है यहाँ पे। हाँ, ये भी अर्थ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, ठीक, गुड। उसे दिखाना पड़ेगा कि कानून को लागू किए जाने के कारण उसे कोई सीधी क्षति पहुंचती है, तो वो तत्काल पहुंचने का खतरा है, और जिस क्षति के बारे में शिकायत की गई है वही वाद योग्य है, वही वाद क्या है, कहने लायक, शिकायत हाँ, करने लायक। बस वाद विवाद होता है ना, तो वही बात है। बस। तो मैं कहूँगा इसकी व्याख्या है या ना? है, व्याख्या है। 40 देखिए। अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी है ना, जब कभी देखते हैं ऐसे प्रश्नों में तो व्याख्या वाले में समय बचाने की वजह से पढ़ते नहीं हैं, व्याख्या है लगा के चले आते हैं। ऐसा मैंने लास्ट 2 वर्षों के एग्ज़ाम में बच्चों से देखा है पेपर में, क्योंकि उन्हीं के पेपर से मैंने सॉल्व करवाया है, तो व्याख्या पे ज़्यादा प्राथमिकता दिया है उन्होंने। गलती ऐसा मत करिएगा, पेपर को अवश्य पढ़िएगा। यहाँ पे तो भले अभी चल रहा है क्वेश्चन व्याख्या व्याख्या व्याख्या, तो कभी ऐसा मत करिएगा कि व्याख्या वाला है तो ये सही ही होगा, ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा रुको, एक मिनट। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मार्क्स ने पूंजीवाद और वर्ग को एक स्पष्ट वर्णन किया है। सही है, बिल्कुल। बताइए जरा, मार्क्स ने श्रमिक वर्गों को या श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए अभिप्रेरणा प्रदान की ताकि वे एकजुट हो सके और समाज में अपनी स्थिति में सुधार ला सके। ये भी सही है, दोनों सही है।
ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना है? बच्चों का अधिकार। ओके, हाँ सर, बच्चों के बच्चों की बच्चों के अधिकार को बात करते हैं, शाबाश। अस्मा जहांगीर, नया नाम आपके सामने, मानवाधिकार। देखिए इनका नाम मानवाधिकार में जुड़ा हुआ है, इनका नाम जो है मानवाधिकार में जुड़ा हुआ है, अस्मा जहांगीर का। पांडुरंग शास्त्री के बारे में बताइए जरा। पर्यावरण। पर्यावरण सही जवाब जा रहे हो आपका, पर्यावरण नहीं होगा, स्वाधार परिवार होगा। फोर्थ होगा इनका सर, पानी। हाँ, यह आपका पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय परिवार होगा, और सुनीता नारायण पर्यावरण होंगी। पर्यावरण। सुनीता नारायण पर्यावरण। तो आपको मैं बता दूं, ये सुनीता नारायण बेसिकली विज्ञान और एक पर्यावरणविद हैं। इन्होंने जो है एक हरित राज्य नीति और अक्षय विकास की महान समर्थक हैं। भारत में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र से जुड़ी रही हैं ये, और पर्यावरण संचार समाज के निदेशक भी ये रह चुकी हैं ये, और वे डाउन टू अर्थ नामक एक अंग्रेजी में पत्रिका भी लिखी है। सुनीता नारायण पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है इनको, पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है इनको। 2005 में इनको जो है पद्म श्री से नवाजा गया है सुनीता नारायण को। याद रखिएगा, पर्यावरण संचार समाज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सही चला जाएगा आपका थर्ड से। बात करिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पड़ोस विकास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रतिमान, मैंने पढ़ाया है। समुदाय संगठन। ओके, यहाँ आपने समुदाय संगठन का जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और पता है किसका नाम आता है परिवार प्रतिवेश का मॉडल, पड़ोस प्रतिवेश का विकास का मॉडल? सिद्दीकी जी का आता है भाई, सिद्दीकी। हाँ सिद्दीकी जी का आता है। इतना भी टाइम मत लिया करो। सामाजिक समस्या प्रतिमान की बात करते हैं। सामाजिक समस्या प्रतिमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो केस वर्क में आता है पार्लियामेंट का। रेसिप्रोकल अभी भी आप लोगों ने देखा है शायद, रेसिप्रोकल ग्रुप वर्क में देखा था, हाँ। और संभ्रांत व्यक्ति प्रतिमान तो साफ शब्दों में लिखा गया प्रतिमान है, सामाजिक सोशल एक्शन है। ऑप्शन कौन सा गया सही बताइए? 2। प्रश्न आप जब कभी करेंगे देख के समझ कर तभी मज़ा आएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझिए आप सभी। रॉबर्ट पुटनाम नया नाम, कोई बात नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर पुराना नाम है ना, ले लीजिए। अगर नया नाम आ रहा है तो पुराना नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बताइए क्या है, ये किससे रिलेट करेंगे? सामाजिक विकास, जॉन रोल्स सामाजिक न्याय, सोरोकिन गतिकी, और रॉबर्ट पुटनाम पूंजी न्याय। सामाजिक विकास से, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि थर्ड को सी से कहाँ मैच कर रहा है, सी का, और 2 से कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये। बस कोई ज़रूरत नहीं। अब आप कर सकते हो, रॉबर्ट पुटनाम का नाम सामाजिक पूंजी से आप जोड़ सकते हो। अगर हम बात करें तो जॉन रॉल्स का नाम आप जोड़ सकते हो थर्ड से, सामाजिक न्याय से। और सेरोकिन तो भाई मालूम ही होगा, सोशल गतिकी, सामाजिक डायनेमिक है ना, आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। बताइए जरा, अन्वेषणात्मक और प्रतिपादात्मक अध्ययन किसने किया है? अच्छा, किसने नहीं किया इसका मतलब बताना है तर्क, एक प्रकार से क्या होगा ये भाई? मैं आपसे कहता हूँ तीसरा कहाँ, परिकल्पना नहीं बन सकती है। इसके पहले तो ये होगा ना सर, पता लगाना। परिकल्पना का प्रतिपादन होगा, यहाँ पे क्रम थोड़ी पूछा जा रहा है, यहाँ अन्वेषणात्मक का मतलब। अच्छा देखते हैं और भी। देखिए यहाँ किसी परिकल्पना की तर्क संगत की जांच है, तर्क संगत की जांच है, और ये तर्क संगत की जांच प्रयोगात्मक में आता है, एक्सपेरिमेंटल में आता है।
जनगणना अध्ययन क्या हो सकता है? जनगणना अध्ययन आपकी पूर्णतः इकाइयों का अध्ययन करना हो जाता है। जनगणना क्या हो जाता है? यही होगा ना सर? हाँ सर, पूर्ण नैदानिक और वर्णनात्मक अध्ययन की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आपकी किसी दी गई स्थिति की विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाने को तो बोलते हैं वर्णनात्मक। हो गया आपका? इतना सरल सवाल, सिंपल सा सवाल है और कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें कुछ नहीं निकली है। तो 44 का सही जवाब क्या बना है बताइए जरा एक बार। 1 का 2 बन गया, 2 का 4 बन गया, 1 का 2, 2 का 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। समुदाय संगठन भारत में समाज कार्य की लोकप्रिय विधि है। भाई यह बात सही है गलत? बहुत फेमस है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सत्य है। भारतीय समाज अपने व्यक्तिगत मामलों और समस्याओं को अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच में साझा करती है। देखिए ये तो भारत का तो परंपरा है, भारत समाज अपने व्यक्तिगत मामलों को और समस्याओं को अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच साझा करती है। करती है कि नहीं करती है? करती है। बिल्कुल करती है। फैमिली के साथ तो हो गई होगा, फैमिली बिल्कुल, फैमिली की तो बात छोड़ो, पड़ोसी को तक यहाँ तक बता देते हैं परिवार के लोग। हाँ, बहू ने ऐसा कर दिया आज मेरी, तो फलाने की बहू ने ऐसा कर दिया, यहाँ तक की मामले के व्यक्तिगत मामला थोड़ी हुआ। अरे अपने घर की ही बात अगर सास उसकी रहेगी तो जाहिर सी बात है बता देगी वो, तो व्यक्तिगत ही हुआ वो। यहाँ तक की बात हो जाती है, तुम्हें पता नहीं है अभी तक व्यक्तिगत बात में। ऐसा भी हो जाता मैडम। तो यह भी आपका सही है, दोनों सत्य। बिल्कुल। समस्या का समाधान भी मिल जाता है। कोई ना क्या करना है, क्या करना चाहिए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मतलब अनुभवी स्टूडेंट हो आप लोग। हाँ 45 का सही। सर ये दैनिक जीवन की चीजें हैं सर। वाह। चलो यहीं पर पेपर आपका देखो समाप्त हो गया। ये 50 से जो है 47 से बचा है, 46 से 50 तक बचा है, आप लोग कर लीजिएगा इसमें, है ना। यहीं पर बंद कर दो आप, ठीक है ना। कल आगे बढ़ेंगे, इसका आगे कल भी 75 पेपर है, समाप्त कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर की भी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद कौन सा बचा है पेपर? यही इसका जो है अगस्त का 2016 वाला का तृतीय प्रश्न पत्र करेंगे कल भी। हाँ कल इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है ना, इसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे 19 पे, या तो 17 या तो 18, कोई भी एक उठा लेंगे, ठीक है। चलो 19 से ले लेंगे। करा चुके सर, 19 करा चुके। चलो 17 हो चुका है क्या? हाँ 17, 18 और 2 हो चुके। चलो ठीक है, फिर यानी केवल 19 बचा है फिर तो। अब 19 और थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिएगा। पेपरों का आप क्या रिवीजन करोगे? चलो ऐसे टाइम बचेगा तभी बहुत कुछ कराएंगे, ऐसी बात नहीं, पेपर तभी बहुत है ना, ठीक है। केवल 19 रहेगा प्रीवियस ईयर में। हाँ हाँ। चलो ठीक है 19 करवा देंगे फिर। और एक बार देख लो। हाँ चलो सर कल भी कंटिन्यू